खास पेशकश। विकास दर बढ़ाने और वित्तीय घाटा कम करने पर कैसे रहेगा सरकार का जोर? आयकर के मोर्चे पर क्या निर्मला सीतारमण लोगों को देंगी सौगात? डिजिटल इंडिया और IT के मोर्चे पर क्या होगा बजट में खास? देखिए बजट 2024 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने? शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DD न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता शामिल। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा बजट सत्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अधिवेशन में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह और नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरे चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में घायल हुए लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए दिए निर्देश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले पर पलटा हाईकोर्ट का फैसला। योग्यता के लिए 93%, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए 5% और अन्य के लिए 2% के आरक्षण के प्रावधान के आदेश। केरल में निपाह वायरस से संक्रमित 14 वर्षीय लड़के की मौत। राज्य में वायरस से संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी। उच्च स्तरीय बैठक में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा। भारत की किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 200 मीटर रेस में जीता स्वर्ण पदक। दूसरे स्थान पर रही ज्योति याराजी। राजेश रमेश ने 400 मीटर रिले में जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वदलीय बैठक की। दरअसल संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इनके अलावा सपा नेता रामगोपाल यादव, कांग्रेस के जयराम रमेश, DMK के तिरुचि शिवा समेत विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के लिए सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ मंथन हुआ। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। और आपको बता दें, सर्वदलीय जो बैठक है ये खत्म हो चुकी है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में सही ढंग से चर्चा जरूरी है। बजट आने वाला है तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की।
लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने जो सुझाव दिया कि सत्र पार्लियामेंट तक इस तरह से अच्छी तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। देखिए, कोई भी इश्यू तो आएगा, इतने बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर इस संसद में उठाना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर देखा जाए जो सर्वदलीय बैठक थी अब खत्म हो चुकी है और जैसे कि हमने सुना भी पक्ष की बात की जाए, सत्ता पक्ष की बात की जाए, इसको लेकर क्या कुछ बात निकल कर आई है, किस तरह के सुझाव जो हैं वो दिए गए और किन बातों को लेकर मंथन हुआ इस सर्वदलीय बैठक में? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद जब मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 44 पार्टियों के जो नेता हैं वो 44 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई और 55 जो लीडर हैं वो शामिल हुए, जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। उन्होंने चिराग पासवान का जिक्र किया कि चिराग पासवान अपने संसदीय दल के नेता की हैसियत से इस बैठक में आए थे। अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, ये वो नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्रीय दलों के छत्रप हैं और संसदीय दल के नेता हैं, लिहाजा उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। और उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो खुले मन से ये चर्चा करना चाहती है, बिल्कुल खुले हृदय से हम चाहते हैं कि तमाम जो आशंकाएं हैं विपक्ष की, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा कराएं। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या स्पेशल स्टेटस के सवाल पर कई राज्यों ने डिमांड की है कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को, तो उन्होंने कहा कि 44 से ज्यादा पार्टियां शामिल थी, 50 से ज्यादा सुझाव जो है वो आए हैं। तो स्पेसिफिक हम किसी बिंदु की जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन भी बिंदुओं पर विपक्ष ने उम्मीद जताई है, हम हर हाल में चाहेंगे कि उन बिंदुओं को सदन के भीतर छूने की कोशिश की जाए, चर्चा कराई जाए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 23 तारीख को आम बजट निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पेश करेंगी और उसके बाद बजट को पास कराने के लिए दोनों सदनों में बजट पर चर्चा कराई जाएगी, जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। और इसके अलावा क्वेश्चन आवर, जीरो आवर जो है वो चलेंगे और जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर जरूर चर्चा कराई जाने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का साफ तौर पर बैठक में जिक्र किया कि पिछले बिल्कुल छोटे सत्र में जब सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कराई गई और जब प्रधानमंत्री रिप्लाई के लिए खड़े हुए तो लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, देश के लीडर को सुनने का काम नहीं किया, उन्हें ठीक से बोलने नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेसी के लिए उचित बात नहीं है। और इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अपील भी की तमाम सांसदों से, तमाम पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे उनसे कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो सदन के भीतर नहीं होनी चाहिए। हम सत्ता और विपक्ष दोनों का काम है सदन की कार्यवाही को चलाना। सत्ता की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। और संसदीय कार्य मंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में कल से सदन की कार्यवाही हम शुरू करेंगे और हर हाल में ये कोशिश होगी कि विपक्ष जिन मांगों को सर्वदलीय बैठक में रख रहा है उन पर हम चर्चा करा सकें। जी बिल्कुल राजेश, और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से जो सुझाव या मांगे हैं, जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में रखी गई, उसी तरीके से हमें सदन में भी नजर आए, यानी शोर शराबा जो है, जो हल्ला है वो ना मचे, कोई भी नाटकीय स्थिति जो है वो ना हो, बल्कि एक गंभीर तरीके से जो चर्चा है वो उन पर की जाए। लेकिन कौन से ऐसे, क्योंकि इस सत्र की अगर बात की जाए काफी कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है बजट के अलावा भी। देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली जो लोजपा रामविलास है, इन तीनों पार्टियों ने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की मांग की है इस सर्वदलीय बैठक में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो YSR
के लीडर हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस मांगा है। बीजू जनता दल ने उड़ीसा के लिए स्पेशल स्टेटस जो है वो मांगा है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यों के अपने अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों को रेज करने की कोशिश सर्वदलीय बैठक में की गई है। और जिन मांगों को उठाने की कोशिश की है, कई ऐसी मांगे भी हैं, जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी आंदोलित नजर आई, तो फिर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया। तो क्षेत्रवार अगर हम देखें मुकुल, तो क्षेत्रवार तरीके से क्षेत्रों के राज्यों के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सबको समेटकर सबको चर्चा कराना, ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल काम जरूर है। लेकिन सत्ता पक्ष की जो अपनी हम कह सकते हैं कि जो उनका विल पावर है, उससे ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष हर हाल में चाहता है कि विपक्ष को नजरअंदाज हम न करें, लेकिन विपक्ष का रवैया शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो मांगे रखी जाती हैं, जो उसको तय किया जाता है बीएससी की मीटिंग में, उस पर चर्चा जरूर कराने की रजामंदी यानी सरकार जो है चाहती है सकारात्मक रूप से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर कामकाज को रोकना ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल, और सरकार का मानना यही है कि एक सकारात्मक माहौल जो है वो हमें नजर आए, सदन में भी उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे, बरकरार रहे और जो एक सार्थक चर्चा है वो की जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश आज बता रहे थे कि किस तरीके से सर्वदलीय जो बैठक है वो खत्म हुई और अलग अलग जो बिंदु थे, सुझाव थे, मांगे थी, वो यहाँ पर अलग अलग दलों ने अपनी रखी हैं। फिलहाल कल से सत्र शुरू होगा और देखना होगा किस तरीके से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होती है। और आइए अब देख लेते हैं बजट से संबंधित कुछ खबरें। बजट से यूं तो हर किसी को उम्मीद होती है, लेकिन अगर बात की जाए ऊर्जा क्षेत्र की, जी हां, तो ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मोदी सरकार का पूरा फोकस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर रहा है। पिछले कई बजट में इसके लिए आवंटित की गई राशि में भी इजाफा होता हुआ हमने देखा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार वित्त मंत्री बजट में इसके लिए क्या सौगात देती हैं। आइए ऊर्जा सेक्टर पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट जल्द ही आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। अगर वित्त मंत्री द्वारा फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट पर नजर डाली जाए तो साफ देखा जा सकता है कि सरकार 2070 नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए 12,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से 65% अधिक है। भारत के 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ सरकार का झुकाव नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की ओर है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाओं में प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई, जिसमें वायबिलिटी गैप फंड और जैव ईंधन संग्रह के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि शामिल थी। सनराइज प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। किसी भी तरह के इंसेंटिव्स या कोई डेडिकेटेड फंड्स या लो इंटरेस्ट स्कीम्स जो हैं वो इस एरिया में को बहुत आगे ले जाने में सक्षम होंगी और ये जो गवर्नमेंट का विजन है उसको साकार करने में मदद करेंगी। आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी, जिससे भारत को दुनिया की सबसे हरित देशों की श्रेणी में आने में मदद मिलेगी।
तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऊर्जा क्षेत्र जो है वो और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ एक अच्छी खबर और है रोजगार के मोर्चे पर। आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों की संख्या मई में 19.50 लाख बढ़ गई है। ये अप्रैल 2018 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 की तुलना में इस साल मई में ईपीएफओ से जुड़ने वालों के सदस्यों का शुद्ध आंकड़ा 19.62% अधिक रहा। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल मई 2024 में ईपीएफओ में 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेन में भी महिला यात्रियों को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स मिल सकेंगे। पश्चिम मध्य रेल जोन का भोपाल मंडल ये पहल करने जा रहा है। इसमें ट्रेन के कोच के भीतर ही सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अक्सर पीरियड्स के समय महिलाओं को ट्रेन में सफर करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, खास तौर से तब जब ट्रेन में अचानक उन्हें पीरियड्स आने के संकेत मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल जोन में आने वाले भोपाल मंडल में एक पहल शुरू होने जा रही है। अब ट्रेन में यात्रा कर रही महिलाओं को सैनिटरी पैड की सुविधा दी जाएगी। भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि कोच के अंदर एक कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल की जाएगी, जिसकी मदद से ट्रेन के कोच के अंदर ही सैनिटरी पैड महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पहल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेवांचल जैसी प्रीमियम ट्रेन से की जाएगी। अगस्त तक सभी औपचारिकताएं पूरी होने की संभावना है। यात्रियों के रिस्पांस के आधार पर दूसरी ट्रेनों में भी ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी। हम लोग इसको रेवांचल एक्सप्रेस के डिफरेंट कोचेस में भी हम ये सैनिटरी पैड मशीन को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि इसको हम और डिफरेंट ट्रेन्स के अंदर लगा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भोपाल रेल मंडल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीना रिफाइनरी के सहयोग से बीना रेलवे स्टेशन के महिला प्रतीक्षालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है। 100 पैड की क्षमता वाली यह ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए डस्टबिन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह कदम स्टेशन पर स्वच्छता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होगा, जिससे यात्रियों को एक साफ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। महिलाओं ने बताया कि मशीन के लगने से बीना जंक्शन से आने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जिसको ज्यादा इमरजेंसी पड़ती है वो वहाँ से पैसे डालकर और स्टेप निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं थी जिनको परेशानी थी, मशीन लगने से उनको फायदा हो गई। ये पहल सबसे पहले बीना जंक्शन में शुरू हुई, जिसके सफलता के बाद अब ये ट्रेनों में भी महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। तो अपने आप में की काफी सकारात्मक पहल। और आइए अब बात करते हैं, आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि यह पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। यह है हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है, जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। देश अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा, दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में जुड़े रह, देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी,
भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत मंडपम एक बार फिर G20 की तरह जगमगा उठेगा। यहाँ 21 जुलाई से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में यूनेस्को की महानिदेशक मैडम आड्रे अजोले और यूनेस्को विश्व धरोहर सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंत्री, राजदूत और क्षेत्र विशेषज्ञ जैसे व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। इस सम्मेलन में यूनेस्को की महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत अपने वैभव और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है, जिन्हें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, आगरा का ताजमहल, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और जयपुर शहर आदि कुल मिलाकर 34 सांस्कृतिक धरोहर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एवं असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान समेत 7 प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में है तथा सिक्किम से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित विरासत की श्रेणी में है। अपनी धरोहर और संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री की सजगता का एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में 12 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रदर्शनी भी लगेगी। इनमें मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी, UPI वन वर्ल्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन परंपरा पर एक प्रदर्शनी शामिल है। साथ ही सर्वे संतु निरामया के संदेश के साथ अतिथि योग और ध्यान भी करेंगे। इस मेजबानी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सांस्कृतिक महत्व को भी बल मिलेगा। यूनेस्को के इस सम्मेलन का आयोजन भारत की धरोहर और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। ये आयोजन भारत के लिए गौरव का विषय है और देश की धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DD न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। तो अपने आप में काफी खास रहने वाली है विश्व धरोहर समिति की बैठक की अगर बात की जाए। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंदगा टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुणे में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एक जो बैठक है वो हो रही है, जिसमें प्रदेश के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं शामिल हुए हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। और बात निपाह वायरस की, जो यहां केरल में निपाह वायरस का 5वां मामला सामने आया है। मलप्पुरम में 14 साल के एक बच्चे में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम जिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें निपाह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 214 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जबकि 60 हाई रिस्क वाले हैं। संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। मलप्पुरम में निपाह वायरस की पुष्टि होने के बाद रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। इन सबके बीच वायरस पर काबू के लिए सरकारी आदेश के तहत गठित एसओपी के आधार पर 25 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। और बात करते हैं बांग्लादेश की। दरअसल यहां बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 30% आरक्षण के फैसले को पलट दिया है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के तहत 30% सीटें मुक्ति योद्धाओं के परिवारों के सदस्यों के लिए आरक्षित थीं, जो 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य थे। आंदोलन के बाद सरकार ने 2018 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की अपील के बाद जून के महीने में हाई कोर्ट ने पिछली कोटा प्रणाली को बहाल कर दिया। इसके कारण आंदोलन शुरू हुआ। आज बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और कोटा में संशोधन किया है। योग्यता के लिए 93%, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए 5% और अन्य के लिए 2%। कोर्ट ने छात्रों से अपील की है कि वे इसके बाद घर वापस चले जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संशोधन न्यायपालिका की ओर से है, सरकार अपना फैसला खुद ले सकती है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में विशेष उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए लिखा है कि ये बेहद खुशी और गर्व की बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथे स्थान पर आया है। हमारा दल 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक लेकर आया है। यह उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और गणित को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम की सरकार और जनता को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि विदेश मंत्री हजला हबीब और बेल्जियम की सरकार तथा जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक बधाई। घनिष्ठ और बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।